गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अच्छा, आज तो दो मज़ेदार बातें हुई हैं सुबह ही सुबह उठते। एक तो मौसम इतना खुशगवार, इतना प्लेजेंट वेदर कि एकदम से ना सारे चेहरे खिलखिला उठे हैं। जब सुबह उठा बारिश हो रही थी और बच्चों की मौजें हो गई हैं क्योंकि इतनी तेज़ बारिश में स्कूल में बच्चे तो गए। अच्छा, बच्चों की भी मौजें हुई हैं, बड़ों की भी मौजें हुई हैं जिन्होंने ऑफिस जाना था। सबसे मजे की चीज जो मुझे लगी ना, 2 दिन पहले जो हमारा बड़ा दुख था ना इंडिया से मैच हारने का, 2 न्यूज ने हमारी सुबह खुशगवार बना दी है। एक, जब सुबह उठते साथ इतना खूबसूरत वेदर देखा है, क्या ठंडा ठंडा मौसम, और ऐसे लग रहा था सर्दी आपके दरवाजे पर ना नॉकिंग कर रही है, दस्तक दे रही है। और फिर जब सुबह उठ के पता चला है कि फ्यूल भी 40 रुपए फी लीटर सस्ता हुआ है, तो इन 2 चीजों ने हमारी आज की जो नया हफ्ता है ना उसका मजा दोबाला कर दिया। मैं यही हैरान थी कि हमें ये उम्मीद थी कि पेट्रोल, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो तो हाई हुई हैं, इंक्रीज की हैं, तो अभी ऑलरेडी हमें 7-8 रुपए का लास्ट रिलीफ मिला था। तो मुझे ये था कि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस बढ़ी हैं तो शायद हो सकता है कि प्राइसेस ज़्यादा हो जाए वापस, या फिर अगर रिलीफ देंगे भी तो 5 रुपए 7 रुपए जैसे पहले रिलीफ दिया। जैसे वो करते हाँ एग्जैक्टली, कि मतलब 2-4 रुपए 7 रुपए 10 रुपए, लेकिन किसी को नहीं 40 रुपए का रिलीफ। ओह माय गॉड देना। मेरा तो दिल चाह रहा है कि इस हुकूमत के जो ना आज तारीफों के पुल बांधता क्या जाऊं, कलाबे मिला दूं। बस सारी टैंकीज जो है ना गाड़ियों की, वो सारे टैंक अपने फुल करवा लें। आप भी अपनी गाड़ियों की जो अब टैंक है ना वो फुल करवा लें, क्योंकि और स्पेशली जो लोग पेट्रोल डलवा चुके हैं 2-3 दिन पहले महंगे फ्यूल से, उन बेचारों को बड़ा सदमा होगा, जो कि मेरे घर के भी हालात हैं। ऐसे सदमा तो होगा, लेकिन दूसरी चीज ये है ना कि अब अल्लाह करे ये प्राइसेस जो है ना नीचे ही आए, क्योंकि मजीद हम ये सुन रहे हैं कि डॉलर जो है मजीद नीचे आने का अंदाजा लगाया जा रहा है, मजीद आने का इम्कान है। हाँ। तो एक तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर डॉलर कम हुआ, इसकी वजह से हमें रिलीफ मिला है। फिर आलमी मंडी में फ्यूल की कीमतों में भी कमी हुई है। अच्छा, इससे पहले आलमी मार्केट में फ्यूल के प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिला है। फिर भी बैरल जो है वो $100 हो गया है, लेकिन आगे चल के इस पर तफसीलन भी बात करेंगे। आप ये देखें, 2 खुशगवार मौसम और फिर फ्यूल, और फिर उसके बाद इतनी अच्छी अच्छी हमने आपको खबरें दी हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आप मैच के जो गम है ना उसको भुला नहीं सकते। नहीं भुला दिया, मैंने भुला दिया। हमने जीना सीख लिया है मैच हारने के साथ। गम तब ज्यादा होता है कि जब पहली दफा हम हारे हो। 6ठी दफा माशाल्लाह हमने अपनी रवायत रखी है जनाब, 8वीं दफा। हाँ, 8वीं दफा हम हारे हैं, तो अब इस पे गम है। और मैंने पहले कहा था जब लास्ट टाइम, आपको याद होगा, हाँ। हमारे इमोशंस इतने सस्ते नहीं है ना, इतने, हाँ नेचुरल चीज है, एक दुख होता है मैच हारने का, इट्स नेचुरल, बट फिर भी इतना दिल पे लेना, या तो आपकी टीम माशाल्लाह इतनी जबरदस्त होना, आपको पहले पता है कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, हमारी प्रायोरिटीज ही नहीं है, तो फिर ये चीजें होती हैं, हार जीत होती रहती है। अच्छा, ये आप जो बात कर रहे हैं ना, इतना फॉर ग्रांटेड ना ले। हमारे बेचारे 11 मासूम खिलाड़ी, 11 इंसान, 11 पाकिस्तानी, 1,24,000 स्टेडियम में हिंदू मौजूद थे, और उसके बाद इंडियन टीम मौजूद थी। कैसे हुटिंग की गई है उनकी जानिब से। अहमदाबाद का क्राउड कितना, डजंट मीन कि आप सिर्फ हुटिंग के ऊपर मलबा डाल दें सारा, माशाल्लाह। लेकिन नहीं, हमारे बेचारे 151 पे 2 खिलाड़ी हमारे आउट थे, 2 खिलाड़ी 150, तब भी हम बहुत अच्छा खेल रहे थे। हाँ। बस फिर जाने की देर थी, बाबर आजम के आउट होने की देर थी, ऐसे ही इत्तेफाक माशाल्लाह हुआ है कि 191 पे सारे हो गए। लेकिन एक अहमदाबाद का क्राउड वैसे में, आप ये देखें, रिजवान जब जा रहा था, वो फुटेजेस हम आपको नाज़रीन आगे चल के भी दिखाएंगे, लेकिन ये गलत बात थी, ज्यादती थी। आप ये देखिए कि इतना बड़ा स्टेडियम, इतना बड़ा क्राउड, और जैसे ही पाकिस्तानी बैटर कोई शॉट लगाता था, कोई शोर नहीं था उनके चौके पे। छक्का तो खैर हमने कोई लगाया ही नहीं ना, उनके चौके पर भी कोई शोर नहीं मचाता था, तो वैसे ही आपका मोराल डाउन हो जाता है। अच्छा, ये 2 डिफरेंट चीजें, मेरा ख्याल है कि हार को अलग रखें, लेकिन बीइंग ए होस्ट, भारतीय लोगों का जो रवैया रहा, जिस तरह उन्होंने सियासत के खेल के अंदर मजहब का लुत्फ प्राय करने की कोशिश की, और जिस तरीके से होटिंग की है, वो पहले हम मुलाजा करें, उसके बाद बात करते हैं। बताएं जी, देखा आपने, अब बताएं। ये अहमदाबाद का क्राउड, तो हमारे बेचारे 11 प्लेयर्स क्या करते जब आपने 1 लाख लोगों का मुकाबला करना है। आप उस चीज को उसके साथ उसको आप रिलेट कर रहे हैं। नहीं, इस पे हम ये बात कह सकते हैं कि जय श्री राम के नारे क्रिकेट स्टेडियम के अंदर, वहां पे मजहब का कोई आपका कोई त्योहार तो नहीं था, या कोई मजहबी आप रिचुअल्स तो नहीं प्ले कर रहे थे वहां पे।
आप जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, बाबर जा रहे हैं, इस तरह होटिंग करते हैं, ये तरीका होता है मेजबानी का। आई थिंक इसको कंडेम करना चाहिए। अच्छा, ये हमारी मेजबानी, हमारे तो प्लेयर्स की, आपने ये जो वहाँ पर इंडियन पुलिस की वर्दी के अंदर ये लेडी पुलिस ऑफिसर देखी थी जिसको ये स्पेक्टेटर जो है वो थप्पड़ मार रहा है, लेडी पुलिस को थप्पड़ मार रहा है। तो आप ये देखिए, ये देखिए ये फुटेज में आप ये देखिए कि ये अभी ये औरत के ऊपर हाथ उठाना शुरू कर देगा ये शख्स। ये देखिए कैसे उसको मार रहा है। मतलब ये यहाँ पर तो कानून कोई हाथ में है ही नहीं कि आपका स्पेक्टेटर देखें। खातून होने का आप लिहाज करें। आपको एक तो उसने वर्दी पहनी है, आपको तो पहले ही उसके साथ बड़े तमीज़ से बात करनी चाहिए, ऊपर से आपने उस पर हाथ उठा दिया है। चले वर्दी नहीं, आप कम से कम एक खातून होने का ख्याल करें। हम मान लेते हैं कि आपके मुल्क में अब ये रिजवान जब आउट होकर गए हैं, वर्ल्ड कप हो रहा है, हम मान लेते हैं अहमदाबाद में, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाएं। आप अहमदाबाद में, अच्छा ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ, इससे पहले अभी तो आप ये करें कि अभी पाकिस्तान मैच हारा है तो ये हाल है। अगर पाकिस्तान गलती से मैच जीत जाता तो मेरा तो ख्याल है क्राउड ने तो इतना वल्नरेबल हो जाना था, ग्राउंड के अंदर आ जाते ये। लेकिन आप ये देखिए कि अभी हारने पर भी ये रवैया है। अच्छा, मैंने यहाँ से रिपोर्ट्स देखी जब ये इंडियन स्पेक्टेटर्स जब मैच ख़त्म हुआ और ये क्रिकेट स्टेडियम से बाहर आए, तो उसके बाद मैंने जब कुछ रिपोर्ट्स देखी जिनमें मुख्तलिफ इंडियन टीवी चैनल्स के इंटरव्यू कर रहे थे, तो उसमें वो बता रहे थे, कहते जब बाबर और रिजवान मौजूद थे ना और इनकी पार्टनरशिप अच्छा चली, और ये एक नहीं कितने लोगों ने बोला, उन्होंने कहा हमें ऐसा लगा था कि जैसे अब मैच हमारे हाथ से निकल गया, क्योंकि ये दोनों लगा हमें भी ऐसे ही था कि भाई बाबर और रिजवान हो गए और अब इंशाल्लाह वही आपको याद होगा, कर रहे थे, आपको याद होगा 2021 के वर्ल्ड कप में भी यही जोड़ी थी और मैच इन्होंने जिताया था। तो वो मतलब ये देखे कि इन दोनों की जोड़ी ने 1 लाख तमाशाइयों को एक बार हिला जरूर दिया था, ड्रा जरूर दिया था, लेकिन फिर भी हमारे कुछ सितारे गर्दिश में थे, हमारे प्लेयर्स सितारे गर्दिश में नहीं थे, प्लेयर्स की कारकर्दगी नाकिस थी। हर चीज हम सितारों पे ना डालें, लेकिन आप ये अंदाजा करें 151 पे 2 खिलाड़ी आउट, और उसके बाद 191 पे पूरी टीम आउट। ऐसा बाबर के आउट होने के बाद 30 रन बस और बनाया और उसके बाद पूरी की पूरी टीम तो चल मैं आया वाली रिवायत वही रही। रिजवान इतना डेड स्लो खेला है, इतना डेड स्लो खेला है कि रिजवान की 50 नहीं हुई, बाबर से पहले आया था। बाबर की याद है हम इससे पहले जब बात कर रहे थे, हम लोग शायद इतना प्रेशर में आ गए थे, इतना अंडर प्रेशर थे, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा एक जो आपकी एक एग्रेसिव टोन होती है ना, और इससे पहले तो पहली बैटिंग में आपको एज ये होता है, कोई टारगेट आपके सामने होता नहीं है, आप बिल्कुल आउट ऑफ प्रेशर होते हैं, इजीली खेलते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं होता कि प्रेशर टारगेट क्या है, अचीव हमने करना है। आप पहली बैटिंग के अंदर इतने डर के खेल रहे हैं, इतना आप, अब स्पिनर्स को हमेशा खेला जाता है। खैर ये तो अब मैच के ऊपर तो पूरी एक तफसीलन बात करेंगे, अभी जरा हाइलाइट्स की जानिब चलते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। गजा बहरान शदीद हो गया, दयात खत्म, वेंटिलेटर बंद, मुर्दा खाने भर गए, इंसानी अलमिये पर दुनिया खामोश क्यों है? हमास के तर्जुमान से खुसूसी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम का हिस्सा। दुनिया बदल गई, अहमदाबाद का हुजूम न बदला, हुजूम का रवैया या नाकाम खेल, भारत से शिकस्त की वजूहात हैं क्या? आलमी मंडी में महंगा, पाकिस्तान में कैसे हुआ सस्ता पेट्रोल, क्या महंगाई को भी लगाम डाली जा सकेगी? शहंशाह मुअज़्ज़म की शाही सवारी, शहजादों का सरकारी प्रोटोकॉल। और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में हमल पेचीदा क्यों होता जा रहा है। ये तो थी आज की हमारी हाइलाइट्स। और आपको पता है कि नाज़रीन, फ़लस्तीन और इजराइल के दरमियान जो जंग जारी है,
एक बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है गज़ा पट्टी में, और इज़राइल की जानिब से अल्टीमेटम दिया गया था 12 घंटे का कि 12 घंटे के अंदर अंदर जो गज़ा का इलाका है, जहाँ पर दुनिया का गुंजान तरीन इलाका उसे कहा जाता है, कि जल्द से जल्द उस इलाके को खाली कर दिया जाए। और जो टारगेट दिया गया था, टाइम का अल्टीमेटम दिया गया था, तब तक ये कहा गया था कि कोई बमबारी नहीं होगी, कोई बम्बार्टमेंट नहीं होगी, लेकिन ये इलाका क्लियर कर दे। लेकिन जब वहाँ पर मासूम बेचारे फ़लस्तीनी जिनके पास ना हथियार है, जो कि इजराइल के जो सिपाही हैं उनसे लड़ नहीं सकते हैं, जब वो वहाँ से हिजरत करने के लिए निकले हैं तो उनके रास्ते रोक लिए गए हैं, उनको फिर अरेस्ट कर लिया गया है, बच्चों को, ख़वातीन को उन पर बमबारी कर दी गई है। जो रास्ता उन्हें दिया गया था कि आप यहाँ से निकल जाए, उन रास्तों पर भी बमबारी की गई है। तो ये वही ये लोग हैं ना जो कि अपनी बात से फिर रहे हैं। फुटेज इतनी दिल दहला देने वाली है। छोटे मासूम बच्चे हैं, बाप ने अपने एक खून में लिथड़े बच्चे की मैयत हाथ में पकड़ी हुई है। कहीं माँ के सामने बच्चे जो हैं बिल्कुल बकरों की तरह उनको ज़िबा कर दिया गया। हमने एक्सपोज क्या करना, मीडिया खुद ही बता रहा है। अच्छा, हमास के अंदर हमास की जानिब से जो की जा रही है, फ्रीडम फाइटर्स की तरह जंग लड़ी जा रही है ताकि वो इलाका जो है वो फ़लस्तीनियों से पाक किया जा सके, क्योंकि जो मस्जिद अक्सा है इज़राइल से पाक किया जा सके। जो मस्जिद अक्सा है वो मुसलमानों के लिए बहुत, क्योंकि हमारा पहला बैतुल मक़दस भी वहीं पर है, फिर मुसलमानों के लिए बड़ी अकीदत वाली जगह मामला है, हमारे ईमान का मसला है, हमारा किबला अव्वल है। यही चीज़ जो है वो ज्यूश की तरफ से भी है, वो भी इसको पाक ज़मीन कहते हैं और वह उनका अपना अकीदा है। लेकिन अब अकीदों की जंग की वजह से ना वहाँ पर रहने वाले मासूम बच्चों का क्या कसूर, आप ये देखिए। मासूम बच्चों का कसूर, अच्छा आप इसको अगर एक सेकंड के लिए मजहब से भी अगर अलग कर दिया जाए ना, आप इंसानी बुनियाद पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आप आ जाएं, जिस तरीके से बच्चों पर हमले हो रहे हैं, मासूम लोगों को मारा जा रहा है, इसका तो ना तो कोई दुनिया का कानून इसकी इजाजत देता है, ना कोई मजहब इसकी इजाजत देता है। और इजराइल को बिल्कुल एक जैसे लाइसेंस टू किल मिल गया है। इतने बड़े पैमाने पर बम्बार्टमेंट हो रही है। अब यही सबसे अफसोसनाक बात है। इसी पर बात करने के लिए खालिद मखतूबी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, जो कि तर्जुमान है और बड़ी डिटेल हमास के तर्जुमान है, और उन्हीं से जानेंगे कि इस वक्त हमास जो काम कर रहा है, बड़ी देर से तैयारियां करके और एकदम से इजराइल पर इस तरह से अटैक करना, आप क्या समझते हैं पूरी दुनिया पर इसके सर क्या असरात होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। एक्चुअली क्या इसराइली का बर्बरियत है कि अनफॉर्चुनेटली कि 70-75 साल से होते रहा, और ये लगता है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ब्लाइंड है और सुनना नहीं चाहता है, देखना नहीं चाहता। आज 7 अक्टूबर है, वो यूँ लग रहा मुझे कि जो दुनिया को पता चल गया था कि फ़लस्तीन में कुछ हो रहा है, वो इसीलिए है कि इजराइल नुकसान खा गया है, तो इसीलिए कि वलवला करके आना शुरू कर दिया है कि इसको बचाने के लिए। वरना इनको ना हमारा बच्चे शहीद होने पे कोई दुख हुआ है, ना हमारा घर को मिसमार करने में कोई दुख हुआ, ना हमारा के किबला अव्वल जो है ना अलग सा मस्जिद है कि उसको बेहरमती करने का कोई अफसोस का इजहार किया, कुछ भी नहीं। बल्कि उल्टा है, आज कल परसों बल्कि ब्लिंकन जब वो तल अवीव में था, उसी वक्त इजरायली आर्मी ने एक बहुत बड़ा मैसेकर कमिट किया हमारा निहत्ते अवामों के खिलाफ है, और जिसके नतीजे में कि सैकड़ों की तादाद में शहीद हुए थे बेचारे अपने घर में, और बच्चे हैं, औरतें। आपको पता है अभी हमारा तकरीबन 6000 से ज़ायद और ज़ख्मी हो गए थे और 2000 से ज़ायद के शहीद हो गए थे, जिनमें से कि 35% है हमारा बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं कि 12 साल 13 साल 6 साल 2 साल। वो प्रेग्नेंट लेडीज़ बेचारे मिसकैरेज हो गए थे, और लड़कियां भी बहुत हैं। आलम ने क्या करना, दुनिया ने यही करना सिर्फ, और क्या कंडेमनेशन है और स्टेटमेंट्स है और बयानियाँ करना। हाँ, अभी चूँकि हमारा तहरीक मुज़ाहमत ने अपना जिद्दोजहद की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह इजराइल को डिफीट किया है कि मैदान में, तो जाकर के ही पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गया, ऑफिशियल पॉलिटिकल सिचुएशन, और वो चाहते हैं कि ये जंग बंदी हो जाए। जंग बंदी होता है सिर्फ और सिर्फ अगर हमारा लेजिटिमेट राइट्स को वापस मिले, अगर हमारा सफरिंग खत्म हो जाता है, वरना फायदा क्या। बिल्कुल सही कहा। अच्छा कुतुबी साहब, ये बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अब फुटेजेस मौजूद हैं, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है कि जिस तरह निहत्ते मासूम फ़लस्तीनी बच्चे जो हैं
उनके ऊपर बम्बार्डमेंट की जा रही है, निहत्ती ख़वातीन हैं जिनका आपने अभी जिक्र भी किया है, लेकिन उसके बावजूद यूनाइटेड नेशंस, अक़वाम आलम जो है ये मुकम्मल खामोश है। क्यों ये तमाम तर चीज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, वो ये सवाल के अमेरिका को पूछे, ये जालिम जल्लाद को क्यों हिमायत कर रहे हैं। और ये आपको ये भी पता होना चाहिए 1948 में ये इसराइल की क़याम है तो इनका हाथ था। ये कत्लेआम है, 500 गांव वो नक्शा से उड़ा दिया है उस जमाना में इसराइलियों ने, और वो भी यूके ब्रिटेन के सपोर्ट की वजह से। और इसके बाद अमेरिका ने इस इलीगल एंटिटी को संभाला है। आलमी ताकतों का जो है ना पॉलिटिकल पोलराइजेशन के तहत से कि इस इजराइली को नाफिज करना चाहता है हमारा ऊपर है, और अपने पॉलिसीज को नाफिज करना चाहता है, हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और हम ब्रिटेन की बात कर दी, अमेरिका की बात कर दी, लेकिन कुछ जिम्मेदारी तो इस्लामी ममालिक पर भी आयद होती है ना। तो व्हाट डू यू थिंक, सोल्यूशन क्या है इसका? आपको आवाज़ आ रही है अगर तो प्लीज़ बताइएगा। खालिद साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताइएगा कि इस्लामी ममालिक का किरदार आप किस तरह से देख रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? ये मदद की बात, इस वक्त एक नोबल स्ट्रगल चल रहा है। मैं मदद की बात नहीं करूंगा, डिमांड की बात नहीं करूंगा, मैं यही बात करूंगा फ़र्ज़ की बात। अभी आपके एक मासूम बच्चे, आपका मुसलमान भाई है, आपका किबला अव्वल है, और आपके के बिसीज्ड वाले जो अवाम है गज़े में है, और 1948 में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, वेस्ट बैंक में पुलिस गवर्नमेंट तशद्दुद कर रहे हैं अपने हमारे अवाम के खिलाफ है। तो ये इसका हल सिर्फ और सिर्फ दो रास्ता है, या इंटरनेशनल कम्युनिटी रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक इस गासिब जल्लाद को, ऑक्यूपेशन को ख़त्म करें, या तो हम अपने जिद्दोजहद का जो हम मजबूर होकर निकले रेजिस्टेंस के रास्ते में, इसको चलते रहेगा। तो फिर आप समझते हैं कि ये बेहतरीन टाइमिंग है इस मसले के हल की? देखिए, हल यही होगा कि इसराइल जो चोर है और हमारा ज़मीन को गस्ब किया है, और इन्होंने तारीख को फैब्रिकेट कर लिया है, और कुछ लोग इनकी बातों में धोखा में आया हुआ है, और इनको बजाय फ़लस्तीनी जो लीगल कस्टोडियन है इस ज़मीन का, इनको आबाद करने का कोशिश किया है। ये जुल्म व सितम अगर नहीं होगा तो ये हल नहीं होगा। ये एक दास्तान है, हक और बातिल के दरमियान में है, और ये दास्तान खालिद नहीं बता रहा है, फलाना नहीं बता रहा, ये तारीख बता रहा कि ये जो जालिम चोर उसको जानना पड़ेगा, और ये जाना की बाद ही के। अच्छा कुदूमी साहब, ये बताइएगा, जितनी तेज़ी हम देख रहे हैं इजराइल के अटैक्स में, आपको लगता है कि ये जंग एक बड़ी जंग का पेशखैमा हो सकती है, बड़ी जंग का आगाज हो सकता है जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है? ये तो बड़ी जंग नहीं है तो क्या है? ये बड़ी जंग, अगर आपका मकसद है कोई और लोग फ़लस्तीनियों को बचाने के लिए आना, तो ये बहुत खुशी की बात है कि किसी का ज़मीर जाग के, किसी का दीन का और अकीदा और अखलाक और इंसानियत के नाते पे आकर फ़लस्तीनियों को नजात दिलाने के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी जंग है, और क्या है, कत्लेआम हो रहा है फ़लस्तीन में। एक अपॉर्चुनिटी हो रही है कि फ़लस्तीनियों के लिए कि जी इस इजरायली दुश्मन इनके सोफिस्टिकेटेड आर्मी के बावजूद फ़लस्तीनियों को कामयाब हुए थे कि इसको गाफिल करना है, इसको सरप्राइज़ देना है, हमारे मकबूजा ज़मीन है के अंदर दाखिल होकर वहाँ के आज़ादी के परचम को लहराना का शुरू कर दिया है। मिशंस को कंपोजिट किस्म के जंग हमारा मुजाहिदीन ने इसको आगाज़ कर दिया है आज़ादी की जिद्दोजहद। अब बड़ी जंग का मखतूमी साहब आगाज़ तो हो चुका है, लेकिन आप ये देखिए अरब ममालिक की जानिब से, इस्लामी ममालिक की जानिब से अब शदीद अल्फाज में मजम्मत तो की जा रही है। आप क्या समझते हैं कि क्या सिर्फ मजम्मत करना और ज़बानी जमा खर्ची मोर दैन इनफ इस इतने बड़े मसले का हल बस यही है? नहीं, ज़ाहिर बात है, मस्जिद अक्सा और जो कुर्बानियाँ हो रही हैं कि मेरा ख्याल इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। ये कामयाबी जो हमारा मुजाहिदीन ने हासिल किया,
वो डिजर्व करता है कि जी हमें कोई नया पॉलिटिकल अप्रोच की तरफ चले जाएंगे। ये चलेगा ही नहीं कि जी अभी वो कहेंगे टू स्टेट सॉल्यूशन है और पता नहीं क्या। क्योंकि फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क की ज़रूरत है, उसको एम्पावर करना चाहिए कि ताकि वो अपना आज़ादी को हासिल कर सके। इसीलिए कि हमें तो उम्मीद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने अर्ज़ किया था कि वाजिब और फ़र्ज़ की बात किया है कि जो मुस्लिम उम्मा को अभी अदा करना चाहिए। अवाम बेचारे हैं, हमारा साथ है मुस्लिम उम्मा में, इन्होंने इजहार यकजहती किया और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ कर चुके हैं। और अभी अगर हुक्मरानों ने बॉर्डर खोल दिया, अवाम तो बिल्कुल अपने किरदार को दिखा देंगे दुश्मन को। और मस्जिद अक्सा किबला और मुसलमानों के लिए क्या इन्होंने कुछ करना उनको पता है। लेकिन अब अफसोस ये बात है अभी तक भी कुछ ठीक है। अच्छा कुदूमी साहब, लास्टली ये बताइएगा, आपको क्या लगता है जब ये तमाम मुसलमानों का किबला अव्वल भी है मस्जिद अक्सा, फिर इसके बावजूद मुसलमानों की यूनिटी में रुकावट क्या है? क्यों हम तमाम इस्लामी जो मुल्क हैं वो यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं? वो अर्ज किया था कि आप साहब की खिदमत में, अवाम जो है ना, इनके दिल अलकुद्स के नाम पे, मासूम बच्चों के नाम पे तड़प रहे हैं और आ गया इन्होंने कि बहुत ही बॉर्डर्स की तरफ जाना को तैयार है, जमा हुए थे इन्होंने इमदाद करने के लिए, कि साथ देने के लिए। मैं बहुत बहुत खुश है कि मिलियन मार्स को पाकिस्तान में देख के, इंडोनेशिया को देख के, ईरान में देख के, इराक, यमन में, बेचारे यमन वो जो इनके मसाइल से दो चार है, फ़लस्तीन के नाम पे सड़कों पे निकले हुए। या आप खुद सोच सकते हैं अगर उनके लिए बॉर्डर्स को खुला जाए तो ये क्या कर सकेंगे। ये जो छोटा सा एक जालिम जल्लाद इसराइल, जो इतने आबादी भी नहीं है, इतने कोई वसाइल नहीं है, तो उसको ख़त्म करने में और फ़लस्तीन को आज़ाद करने में कि चंद घंटे के खेल है। मैं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अवाम को रास्ता दिखाएं, अवाम का रास्ता खुल जाए और इंशाअल्लाह वो दूर नहीं है जब हमारा प्रिजनर्स को अपना आज़ादी को नहीं देख सकेंगे। इंशाअल्लाह सारी दुआएं आपके साथ है। तर्जुमान हमास डॉक्टर खालिद पख्तूबी हमारे साथ मौजूद थे। और क्या स्टांस है हमास का इस गज़ा पट्टी पर, क्या सूरत हाल है, फ़लस्तीनियों की क्या सूरत हाल है, बात की है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और अब कुछ बात करेंगे। बात करने का वैसे दिल तो नहीं कर रहा है लेकिन मजबूरी है, क्या करें। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ। हमने मैच से एक दिन पहले शेखर साहब जो कि इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ हमने बड़ा चैलेंज किया। हमने कहा नहीं, इस दफ़ा वाइब आ रही है, इस दफ़ा तो हम तहलका मचा देंगे। श्रीलंका से भी हमने शिकस्त का बदला लिया है, अब भारत की बारी है। लेकिन बाबर के आउट होने की देर थी बस। क्या अच्छा, वैसे एक टाइम पर बाबर और रिजवान जब मौजूद थे ना, पूरा स्टेडियम, पूरा पाकिस्तान, पूरा इंडिया या जो भी क्रिकेट लवर्स है, उनके माइंड में कुछ मिनट के लिए तो ये बात ज़रूर रही होगी कि अब मैच जो है ना, अब वो टाइट हो जाएगा, क्योंकि अब ये जोड़ी ये जोड़ी रह गई है, ये जोड़ी अटक गई है। अब ये जोड़ी को जो है ना, ये कोई बहुत बड़ा टारगेट दे जाएगी, ये चीज़ थी। लेकिन एट द एंड इवेंचुअली हुआ कुछ भी नहीं है, ये जोड़ी भी कुछ नहीं कर सकी है। भारत से शेखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर साहब, सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो आपकी टीम को इस तरह कामयाबी की। और जाहिर बात है ग्राउंड में जो भी टीम अच्छा खेले वो डिजर्व करती है विक्ट्री को। आप ये बताइएगा, पाकिस्तान से हमाद सिद्दीकी स्पोर्ट्स एनालिस्ट वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। शेखर साहब, क्या लग रहा था आपको? हमें तो 151 पे जब 2 आउट थे तो लगा था कि अब मैच बन चुका है। जिस तरह पहले बाबर ने और रिजवान की जोड़ी ने हमें वर्ल्ड कप जिताया था T20 का, तो आपको भी ऐसी तवक्कुआत थी? फिर अचानक हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, गेम ही पूरी पलट गई। बिल्कुल, देखिए जज्बात ज़्यादा बदले और जिस तरह से बाबर आजम के आउट होने के बाद पूरी ताश के पत्ते की तरह पूरी टीम गिर गई, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये सारा साइकोलॉजिकल मैटर था। मुझे लगता है टीम को कोच से ज़्यादा किसी साइकोलॉजिकल डॉक्टर की ज़रूरत है जो आपको मोटिवेटर की तरह काम कर सके। आपको मेंटर की ज़रूरत है बजाय कोचेज की। अदरवाइज कोई वजह नहीं थी वहां पर। बिल्कुल ठीक चल रहा है, 150 पर आप 2 हैं, उसके बाद पूरा रास्ता खुला है, आधा मैच पूरा खुला था। और अगर 275 प्लस भी ये मैच होता, जो मुझे लगता है कि जो बिल्कुल बनता था,
तो ये मैच बहुत कांटे का होना था। Yes, क्योंकि ऐसा absolutely. कुछ नहीं था कि आपके बॉलर्स ने खराब किया हो या बहुत ज्यादा, लेकिन टारगेट ही नहीं था। तो उसमें आप इंडिया को देखें, इंडिया की बैटिंग को आप 200 रन पे चैलेंज नहीं कर सकते, आपको एक अच्छा स्कोर तो चाहिए, और वही नहीं था। वही नहीं था, यही बात है। हमाद सिद्दीकी की तरफ चलते हैं। हमाद, इतना बड़ा टारगेट हमने इंडियन बॉलर्स को, बैटर्स को दिया, 192 रन। हमें था कि पता नहीं ये 100 भी नहीं बना पाएंगे इंडियंस। क्या क्या सोच के हमने उन्हें इतना टारगेट दिया? थॉमस, और मैं अपने फेलो जर्नलिस्ट एग्री करूं कि पाकिस्तान को मेंटल कोच की जरूरत है, क्योंकि देखिए नफसियाती तौर पे इट्स 8-0 नाउ। ऑल्दो के अगेंस्ट श्रीलंका हमारा सेम रिकॉर्ड है, हम श्रीलंका से भी 8 मरतबा जीत चुके हैं, हारे कोई भी नहीं। लेकिन अगेंस्ट इंडिया एक अच्छा टोटल हम सेट करने जा रहे थे। 30 ओवर्स में पाकिस्तान को 155 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। वो कहते हैं जो 30 ओवर में है उसको आप बाकी 20 ओवर में डबल कर ले इफ यू हैव विकेट्स इन हैंड। और हमारे पास 8 विकेटें थी। बाबर आजम पाकिस्तान के कैप्टन 50 पे बैटिंग कर रहे थे, रिजवान 47 पे बैटिंग कर रहे थे। लेकिन क्रिकेट में ये होता है कि अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन प्लेटफॉर्म सेट करके आउट हो जाते हैं तो रेस्ट ऑफ द बैटिंग जो कि मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर है, उनका रोल होता है कि उसको कैपिटलाइज करें। हमने देखा कि इफ्तिखार, सऊद शकील और फिर हमारे दोनों ऑलराउंडर्स जिन पे हम बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं, ये हमें मुश्किल हाल में निकाल दें। उनको टीम में डालने का मकसद ही यही है कि टीम के बैलेंस को बेहतर करते हैं, बैटिंग को और डीप लेके जाते हैं। लेकिन डिसअपॉइंटिंग, सिर्फ 36 रन पे आखिरी 8 विकेटें फ्रॉम 30th ओवर टू 43rd ओवर, 13 ओवर में 36 रन और 8 की 8 विकेटें। तो बिल्कुल कहीं प्लानिंग नजर नहीं आई। वो कहते हैं ना प्लान ए और प्लान बी। लेट्स से प्लान ए हम क्लिक कर रहे थे, हमें एक डेंट पड़ा, हमारी 2 क्रूशियल विकेट्स टॉप ऑर्डर ही हमारे स्कोर कर रहे हैं पिछले 2 साल से देखे, और उसके बाद अगर टॉप ऑर्डर आउट होते हैं तो बाकी बैटिंग का क्या रोल है? वो अपना रोल अदा नहीं कर रही। तो फिर सिस्टम को चेक करना पड़ेगा क्या हो रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो सर, अब जिस तरह हमाद साहब आपने कहा, शेखर साहब फिर आपने भी ये कहा, ये टोटल बिल्कुल साइकोलॉजिकली वॉर थी एक, जिसके अंदर हम अपने नफ्स पर काबू नहीं कर सके। अच्छा, वैसे ओवरकम नहीं कर सके, ओवरकम नहीं कर सके। आप ये देखिए, बेचारे हमारे मासूम 11 लोग ग्राउंड के अंदर मौजूद हैं। उनका मुकाबला कोई 11 इंडियन प्लेयर से थोड़ी था, 1,24,000 इंडियन से था जो स्टेडियम में मौजूद थे। सारा तमाशाइयों तो आप बताएं, आप इस बात से, मुझे पता है आप दिल से एग्री करेंगे मेरे साथ। आप देखिए, ग्राउंड में अगर कोई बैटिंग कर रहा है और एक इतने बड़े हजूम की आवाजें आ रही हैं और वो सब इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका मोराल तो डाउन होगा ना। देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो डाउन होगा, मैं मान सकता हूँ, एक आसान टास्क नहीं होता। आप 1 लाख से ऊपर दर्शक हो और वो भी लगातार एक ऐसे चैंटिंग कर रहे हो जो शायद आपके फेवरेबल नहीं होगा, आपको थोड़ा परेशान करने वाली होगी। लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान टीम देखिए, बहुत सी सपोर्ट मिल रही है उनको। कल दिल्ली के स्टेडियम में मैंने देखा, बहुत ही सपोर्ट थी अफगानिस्तान के, बहुत कमाल। लेकिन एक डिफरेंस था जो शायद आपने नोट नहीं किया। उनके ड्रेसिंग रूम में अजय जडेजा थे। अजय जडेजा का पास छोड़ देना अगर वो फिक्सिंग वाला, बाकी छोड़ दीजिए। मैंने अजय जडेजा को 17-18 साल से उनको क्रिकेट खेलते हुए देखा है। मेरे ऑलमोस्ट हम उम्र है और मैंने जूनियर क्रिकेट भी उनके साथ खेली। वो एक कमाल के मोटिवेटर है। उनका ड्रेसिंग रूम में होना ही, मैं कह रहा था कल, मैं शुरू से ही कह रहा था कि कुछ जब वो अच्छा खेलना शुरू हुए कि ये फर्क पड़ता है कि आपको बताना है कि स्टेडियम कितना भी भरा हो, आपका फ्रेंडली हो या एंटी हो, लेकिन आपको मोटिवेट कैसे होना, जाइए और अपना बेस्ट करके आइए। ये लड़ाने वाले व्यक्ति हैं। अब मुझे लगता है आपको छीनना चाहिए अफगानिस्तान वालों को, कहना चाहिए कि हमें थोड़े इंडिया वाला कोई शाहरुख खान चाहिए इधर जो नहीं, शाहरुख की जगह मुझे लगता है अजय जडेजा या फिर हमारे एक और प्लेयर है लिएंडर पेस। उनको कभी भी देखिएगा, सिंगल्स खेलते नहीं थे, लेकिन जब भी वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स के अगेंस्ट सिंगल्स खेलते थे डेविस कप में, जब इंडिया के लिए खेलते थे, सर, लेकिन सवाल ये है ना शेखर साहब, हमाद साहब, मैं आपसे ये सवाल करूंगा, ये जो कैप्टेंसी होती है बाबर, आज हमें हर जगह पे लूप होल्स नजर आते हैं। फील्डिंग हमारी ठीक नहीं है, प्रेशर में हम लोग आते हैं। कैप्टन की एक जो मौके के ऊपर जो एक डिसीजन लेना होता है, उसका हमें बहुत ज़्यादा फुकदान नज़र आया। हर जगह में तो लूप होल हमारे साथ मौजूद हैं और फिर ऐसे के अंदर हमारा हारना ही बनता है। जो सूरत हाल हमने देखी कि 2 आउट होने के बाद एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं था जो जिम्मेदारी से बैटिंग करता, एक लाइन लगी और हम आउट होते गए। बिल्कुल, मैं इस पे आऊंगा, लेकिन पहले मैं वो 1 लाख के क्राउड की बात करता हूँ। देखिए, आपकी टीम टफ होनी चाहिए और स्ट्रांग होनी चाहिए, यही हमारी टीम।
अगर हम पीछे लेके जाए 1987 में कोलकाता में सलीम मलिक ने मैच जिताया था, 11 की एवरेज से उस वक्त स्कोर किया था। सईद अनवर की अगर 194 देखें तो वो इंडिया में जाके ही थी। तो पाकिस्तान का ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखें तो पाकिस्तान का हमेशा से इंडिया से बहुत बेहतर है, लेकिन वर्ल्ड कप टू अ सर्टेन एक्सटेंट हम कह सकते हैं कि उसमें कोई पाकिस्तान का नफसियाती आ जाता है इशू पे, जहां पाकिस्तान अच्छी पोजीशन पे आने के बाद मैच को खुद से ही छोड़ देता है। लेकिन आप इंडियन बैटर्स को भी तो थोड़ी तारीफ करें ना। आप ये देखिए उन्होंने क्या सिक्सर लगाए हैं, इतने लंबे लंबे, फिर उसके बाद देखिए वो सिंगल डबल लेके तो रन ले ही नहीं थे रहे वो। दे आर सो कॉन्फिडेंट, उनके खड़े होने के स्टाइल से पता चल रहा था कि वो जीतने के लिए खड़े हैं। मैं वही कैप्टेंसी पे आने वाला हूँ, इसी बात पे जो आपने कहा ना कि इंडियन बैट्समैन बड़े स्ट्रांग हैं। नो डाउट बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बैटिंग लाइनअप है इस वर्ल्ड कप की, और प्लेइंग इन देयर ओन कंडीशन, अपने होम ग्राउंड पे खेल रहे हैं, वो एडेड एडवांटेज है। अपना उनका क्राउड है जो उनको बकअप कर रहा है, तो ये सारी चीजें उनके फेवर में। लेकिन इन सारी बातों के बावजूद जब हम बाबर आजम की कैप्टेंसी की बात करते हैं, कोई एक ऐसा प्लेयर जो आप समझ रहे हैं कि बहुत एग्रेसिव होगा और अगर इसको हमने शुरू में आउट नहीं किया तो ये मैच ले जाएगा सिंगल हैंडली, तो ऐसे प्लेयर के अगेंस्ट आपकी एग्रेसिव स्ट्रेटेजी होती है कि आपको उसकी विकेट बाय करनी होती है, आपको गैम्बल लेना होता है। जी। हमें पता है कि इंडिया के ग्राउंड छोटे हैं, वहां पे बड़े शॉट्स ज्यादा लगेंगे। लेट्स से हारिस रऊफ के पास 150 kph की स्पीड है, हम हारिस रऊफ को एक रोल देते हैं कि हारिस आपने 3 ओवर करने हैं विद एक्सट्रीम पेस और बॉडी लाइन बॉल करनी है, जो वेस्ट इंडीज 70s और 80s में करती थी। बॉडी लाइन पे अगर आप बॉल कर रहे होंगे इतनी पेस पे, अगर कोई भी बैट्समैन पुल कर रहा होगा, मान लिया कि 2-3 वो सर असल चीज यही है, लेकिन... सर असल चीज यही है, वक्त की किल्लत का सामने हमाद साहब, इस पर हम डिटेल से भी बात करेंगे। श्री बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगला जब मैच होगा ना उस पे हम इंशाल्लाह सरप्राइज देंगे आपको। अभी आप दोनों का बहुत शुक्रिया, और हकीकत यही है, यही चीज है हकीकत के, जो भी टीम अच्छा खेलती है वो जीत को, विक्ट्री को डिजर्व करती है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुशआमदीद कहते हैं और हम बात करने जा रहे हैं जो अवाम को रिलीफ दिया है इस निगरान सेटअप ने, बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और उम्मीद से बरक्स ये रिलीफ दिया गया है। इस पे तारीफ करनी चाहिए निगरान हुकूमत की। तारीफ इसलिए नहीं कि इन्होंने कोई जेब से रिलीफ नहीं दिया है, आलमी मार्केट में डॉलर्स की जो कीमतें हैं वो कम हुई हैं, डॉलर के, पाकिस्तान में डॉलर की वैल्यू कम हुई है, बट फिर भी क्योंकि लास्ट टाइम भी आपको बताया 26 रुपए कहा गया था और 12 रुपए या 15 रुपए सस्ता हुआ था, 7 रुपए रिलीफ दिया गया, 7 रुपए का रिलीफ दिया गया, 7-8 रुपए का रिलीफ, इसलिए हम अप्रिशिएट करेंगे क्योंकि इस हुकूमत को रहम आया। लेकिन जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं वो इसको नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे मजीद फ्यूल जो है वो महंगा होगा, क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में तो फ्यूल की प्राइस ज़्यादा ही हुई है ना। तो बाकी बड़े बड़े मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं जो कॉलम्स वगैरह मुर्शदान यही कहते नज़र आए हैं कि नहीं पेट्रोल जो है वो मजीद महंगा होगा। लेकिन मैं कहती हूँ कि इस निगरान सेटअप को एकदम से हो क्या गया है, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही। का ख्याल आ गया, मियां साहब के आने से पहले तो ज्यादा ना करेंगे वो दोबारा से अपनी उसी रीत पर, उसी रिवायत को वो दोबारा से जिंदा कर दें। नवाज शरीफ ने कहना अभी देखिए मैं पाकिस्तान आया नहीं हूँ, लेकिन देखिए उससे पहले ही कितनी पॉजिटिव खबरें आना शुरू हो गई हैं। चले जो भी है रिलीफ आवाम को मिलना चाहिए, आवाम का ही इसमें फायदा है। माहिर मईशत खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खाकान साहब वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर आपको भी तवक्को थी या आपकी भी उम्मीदों के बरक्स ही ये चीज़ें होती नज़र आई हैं कि 40 रुपए तक का रिलीफ इस निगरान हुकूमत ने दे दिया है? अगर आप ये देखेंगे इस रिलीफ में सबसे बड़ा आंसर जो है वो किस चीज़ का है, तो आपको बड़ी क्लियरली दिखाई देगा कि पाकिस्तान के रुपए की कदर जो है वो जब से ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन शुरू हुआ है तो 10% जो है तकरीबन मुस्तहकम हुई है। इसी तरह जो इंटरनेशनल प्राइस है तेल की वो $95 पे थी, वो नीचे 84-85 डॉलर पे चली गई ब्रेंट की कीमत। इस वक्त वो दोबारा $91 के करीब आ गई है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्टर्न कॉन्फ्लिक्ट। तो अगर मैं इन दोनों चीज़ों को पुट टुगेदर करूं तो मुझे बड़ा क्लियरली दिखाई देता है कि 10 से 15% की जो करेक्शन है इन द फ्यूल प्राइसेस वो इन दी ऑफिंग थी। अगर आप देखें तो एग्जैक्टली तकरीबन यही हुआ है। पेट्रोल की कीमत 48 रुपये 2 हफ्ते में, 8 रुपये पहले 40 अब, और डीजल की कीमत 26 रुपये 15 रुपये और 11 रुपये पहले तब्दील हुई थी। तो ये इन दो अनासर की वजह से आपको ये रिलीफ जो है वो दिखाई दे रहा है। पेट्रोल प्राइसेस के लिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए हम डिपेंडेंट हैं इंटरनेशनल मार्केट पर, बिकॉज 70% हमारा इंपोर्टेड एनर्जी है इन द पेट्रोलियम सेक्टर। जब आप इस तरह डिपेंडेंट होते हैं तो इंटरनेशनल कीमत और आपके रुपए की कदर, ये दो बड़े अनासर हैं। प्लस इसमें एक आपको मालूम है कि हुकूमत को एक PDL पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी कलेक्ट करना पड़ती है, जो सिर्फ 50 रुपये है आपके डीजल पर और 60 रुपये है आपके पेट्रोल पर।
और ये इसलिए कलेक्ट करना पड़ती है बिकॉज IMF के साथ हमने तय किया हुआ है कि हम तकरीबन Agreement हुआ है 870 हमारा। अरब Absolutely. रुपए कलेक्ट करेंगे। सो ये एक ओवरऑल तनाजुल है। लेट्स होप कि जो मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट है वो कन्फाइंड रहे और वो कन्फाइंड होते लेकिन हुए ये, सबसाइड कर जाए। एग्जैक्टली खाकान नजीब साहब, कहा यह जा रहा था कि अब जैसे फ़लस्तीन और इसराइल का तनाज़े बना हुआ है, हालांकि इसका कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन फिर भी कहा जा रहा था कि फ्यूल प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ कर जाएंगी। लेकिन आपको लगता है कि ये बस टेम्परेरी है या ये सस्टेन करेगा काफ़ी टाइम तक, ये प्राइसेस और मज़ीद कम आ सकती हैं? देखिए, एक तो इस वक्त सबसे बड़ा जो अब आंसर, क्योंकि रुपए की एक खातिर खा करेक्शन हो गई है और उसका पास थ्रू इफेक्ट शायद थोड़ा सा और भी आए। ये जो प्राइसेस अक्टूबर 1 से 16 के जो कार्गोज बाय हुए हैं उसका अब हमें नेक्स्ट वीक्स में जाकर जो प्राइस मूवमेंट है वो दिखाई देगी पाकिस्तान की पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर। इस वक्त ब्रेंट जो है वो $91 पे वापस चला गया है। अब ये तो खाकान साहब, मूवमेंट जो है ये इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ये भी बता दें प्लीज। आई थिंक कि जो अपसाइड है वो तो शायद नहीं होगी, इसलिए कि अभी भी ब्रेंट अपनी हाइट्स जो उसने अटेन की थी $95-96 उससे नीचे है $4। पर दूसरी बात यह है कि जब तक मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता या उसमें कोई दिखाई नहीं देता हमें कि वो रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है, सो जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट है वो अभी अनईजी है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। सो इसको डिटर्मिन करना बहुत मुश्किल है, बट लेट्स होप कि जो रुपए की इस्तेहकाम है, मैं अभी भी देख रहा हूँ रुपया आज भी इंटरबैंक में इवन स्ट्रॉन्गर ही हो रहा है, तो वो कैरी कर रहा है इस चीज़ को कि रुपए की कीमत का इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेट्रोलियम की प्रोडक्ट्स जो इम्पोर्टेड हैं या कोई और इम्पोर्टेड चीज़ें, इवन दालों की कीमतें कम हुई हैं पाकिस्तान में, राइस की कीमत कुछ कम हुई है। सो ये सारी कीमतें जो है इसमें इस्तेहकाम दिखाई देगा। वन कैन से वन थिंग विद कम्फर्ट कि जो वर्स्ट है इन्फ्लेशन का बाउट उसमें से या तो गुजर चुके हैं या गुजर रहे हैं, और अगले जो माह हैं अगले 2-3 माह के बाद कुछ सबसाइडिंग इफेक्ट होगा, यानी कि कीमतों का जो बढ़ना है उसकी शरह में आपको कमी दिखाई देगी। अच्छा, ये बताइए कि इलेक्शंस के बाद, क्योंकि फिर हमारे नए एग्रीमेंट होंगे, एक नई 5 साल की गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आएगी, तो व्हाट डू यू थिंक कि इलेक्शंस के बाद स्टेबिलिटी जब आएगी तो उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होंगे और नेगेटिव क्या होंगे? क्योंकि जैसे ही हम IMF के साथ दोबारा डील की तरफ जाएंगे, किसी नए प्रोग्राम की तरफ, तो वो फिर नई जो है वो शर्तें आयद करेगा, जिससे एक बार फिर से हमें महंगाई का सामना करना पड़ेगा। हमें याद रखना है कि पाकिस्तान की जो मईशत है बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन जो है वो कोई कंफर्टेबल जोन में नहीं है। पाकिस्तान का जो मालियाती खसारा है, यानी कि जो हम कमाते हैं और खर्च करते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं और जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, और जो हम एनर्जी में कलेक्ट करते हैं और उसकी प्रोडक्शन करने की कॉस्ट, ये तीनों बहुत बड़े खसारे हैं। हाँ। 600 अरब का खसारा तो जो है वो सिर्फ पावर सेक्टर का है। इसी तरह 8000 अरब का खसारा हमारे मालियाती खसारा है। इसी तरह जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का गैप है वो बहुत बड़ा है। रेमिटेंसेस को मैं थोड़ी देर के लिए साइड पे रखता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि हमें उसको बैलेंस करना है। अगर आप इन तीनों चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान के तो अगले 5 साल बहुत ही, जिसे कहेंगे, स्ट्रक्चरल काम मांगते हैं। जो आपका सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए, आने वाली हुकूमत इज़ नॉट कमिंग ऑन अ बेड ऑफ रोजेस। ये एक निहायत ही कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्टी में इकॉनमी है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग, जिसकी एग्रीकल्चर, जिसकी टैक्सेशन, ये सारे मसाइल इतने बढ़े हुए हैं कि इनको हल करना एक बड़े ही, जिसे कहेंगे, स्ट्रेटेजिक प्लान, स्ट्रेटेजिक पॉलिसीज, और सबसे बढ़ के मैंने हमेशा कहा है और मैं अब भी कहता हूँ, द साइज एंड द कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम जो इकोनॉमिक सर्जरी करेगी पाकिस्तान की, जो एनर्जी सेक्टर की सर्जरी करेगी पाकिस्तान की, जो डाइवेस्टमेंट यानी कि प्राइवेटाइजेशन की सर्जरी करेगी, और जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के लिए लेकर आएगी, ये सबसे बड़ी बात है। सो ये तो डिपेंड करेगा कि क्या कॉम्पिटेंट टीम आती है। अगर बहुत कॉम्पिटेंट टीम आएगी, यू शुड बी वेरी होपफुल एंड यू शुड पुट योर मनी इन पाकिस्तान। अगर कॉम्पिटेंट टीम उस जैसी नहीं होगी, अच्छा तो खाकान हालात साहब, नहीं आप संभलेंगे। सर ये आइडिया, ये अंदाज़ा लगाएं, ये चीज़ देखें कि अभी कोई इंडस्ट्री नहीं लगी पाकिस्तान में, ना तो हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट से ज़्यादा हुई हैं, सिर्फ गवर्नेंस थोड़ी बेहतर की है, ज़रा चीज़ों को मैनेज किया है, 2 नंबरी रोकी है, बॉर्डर मैनेजमेंट को मज़ीद इम्प्रूव किया है।
इस तमाम तर चीज़ों के होने से अगर डॉलर जो है इतना नीचे आया है, तो सर जब हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर सही सही reforms होंगे, होंगे। हमारी प्रायोरिटीज और हमारी रिफॉर्म्स बेहतर होंगी, सही तरीके से की जाएंगी, तो फिर तो पाकिस्तान बहुत बेहतर स्टेबल हो सकता है। आपने बहुत ही अच्छी गुफ्तगू की है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तानियों को, यानी कि 240 मिलियन पाकिस्तानियों को हमने सम्राट अच्छी इकोनॉमिक गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के, अच्छी पॉलिसी फ्रेमवर्क के और अच्छे जो बुनियादी ढांचे को ठीक करने के, वो तो कभी पहुंचाए ही नहीं है। जब हम ये पहुंचाना शुरू करेंगे तो रुपए की कदर तो एक बड़ी माइनर सी चीज़ है। यहाँ पे आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान में जो लोगों की ज़िंदगी है वो प्राइसेस भी उस तरह नहीं बढ़ेंगी, नौकरियाँ भी क्रिएट होंगी, पाकिस्तान खुद कफील हो जाएगा अपनी एग्रीकल्चर की ज़रूरियात में। पाकिस्तान अगर अपनी सन, अपनी हवा और अपनी रॉक्स, यानी कि जो थर कोल है हमारे पास, इन तीनों को यूज़ करे और एनर्जी खुद प्रोड्यूस कर रहा हो, तो इंडिपेंडेंट हो जाएगा इंटरनेशनल मार्केट के। पाकिस्तान एक मुख्तलिफ मुल्क दिखाई देना शुरू करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा हो ही ना जाए, जितनी अच्छी पिक्चर आपने दिखाई है, मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा हो ही ना जाए, शर्मा ही ना जाए हमारे पॉलिसी मेकर्स आपकी बातें सुन के। पर डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और आज हम कोई भी हुकूमत की बुराई नहीं कर सकते भाई, उन्होंने 40 रुपए का रिलीफ दिया है केयर टेकर सेटअप ने, तो हम बड़े पॉजिटिव हैं कि हमने अपनी आवाम को थोड़ा मायूस नहीं करना है। खैर, क्रिकेट ने मायूसी दी है, वो अलग बात है, और क्रिकेट का हम जिक्र बार बार करते रहेंगे ताकि जख्म आपके ताज़ा रहे। लेकिन एक चीज़ तो अच्छी है ना कि जितना बड़ा रिलीफ मिला है, सारे गम लोग भूल गए हैं। मैच की हार का गम, महंगाई का गम, और फिर अल्लाह ताला ने भी साथ में साथ दिया है, बारिश हुई है, बारिश वेदर वैसे ही अच्छा हुआ है, तो आज का दिन बहुत अच्छा आगाज़ जो है ना लोगों के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ के साथ हुआ है। अच्छा जी, अब आपको जनाब साहब हमारी जो सियासी जो लोग होते जनाब हैं, और साहब, ये क्या बात हुई जनाब साहब? मैं जिन साहब का नाम लेने लगा हूं ना, मैं उनके बारे में जरा तमहीदन बात कर रहा हूँ कि हमारा जो हुक्मरान तबका है ना, वैसे तो कहा जाता है ये अवाम के खादिम होते हैं, लेकिन ये किताबों में बात बहुत अच्छी लगती है कि अवाम के खादिम हैं, अवाम की खिदमत के लिए आते हैं। अब जनाब हमारे जो गवर्नर साहब हैं, गवर्नर KPK हाजी गुलाम अली साहब, गवर्नर गुलाम अली साहब, अब वैसे तो गवर्नर का एक सिंबॉलिक सा रोल होता है, कोई ख़ास तो उनका किरदार होता नहीं है, लेकिन जनाब ने इतनी गरीब आवाम के टैक्सेस के ऊपर जो हेलीकॉप्टर होता है उसके ऊपर ना सिर्फ खुद सैर की है, अपने पोते पोतियों, अपने दोस्तों को बाकायदा सरकारी खर्चे पर, ये हेलीकॉप्टर जरा मुलाहिजा करें, तो आप देखें ना, झूले दिए गए हैं, गवर्नर बन जाते हैं, आप गवर्नर बन जाते हैं, ठीक है, आपकी किस्मत की वो क्या कहते हैं कि अगर रोशन हो ही गई है, आप फिर ये भी नहीं कर सकते कि यार गवर्नर जब इनका ओहदा ख़त्म होगा तो इनके रिश्तेदार कहते होंगे क्या यार तुम गवर्नर बन गए और हमारे लिए तो कुछ किया नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, बाद में बातें ज़रूर सुननी है, मैं अपने बच्चों को, आपको याद है उस्मान बुज़दार ने भी ऐसे किया था, उस्मान बुज़दार साहब ने भी पूरी फैमिली को बिठाया था, चक्कर लगाए तो आप देखिए वो उन्होंने अपनी नाक कटवानी थी, उन्होंने कहा छोड़ो आओ मैं तुम लोगों को सैर करवाता हूँ हेलीकॉप्टर की। मुझे लगता है ये वो अच्छा, ये तो इसको हम ह्यूमरस वे में तो कर रहे हैं, बट ये बहुत अलमिया भी है। नहीं, ये ह्यूमरस नहीं है, ये रियलिटी है, ऐसे नहीं रियलिटी है, ऐसे ही जाओ यार तुम गवर्नर बने और किया कुछ नहीं हमारे लिए। इस एंगल से एग्जैक्टली है कि जिस मुल्क के अवाम रोजाना की बुनियाद पे खुदकुशियां कर रहे हैं, KPK के हालात इतने खराब हैं, रोजाना लोग, लाखों लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हुई है, तो ये गवर्नर साहब ना सिर्फ अपने फैमिली के लोगों को लेकर इसके अंदर सैर करते रहे, बल्कि इनके दोस्त चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो इनके फ्रेंड्स थे उनको भी बाकायदा और लाखों रुपया सिर्फ इस चीज पे लगाया गया है। ये सोशल तो जनाब ये हैं गरीब आवाम के अमीर हुक्मरान जिनकी हम बात कर रहे हैं। अब देखिए वो हेलीकॉप्टर में बैठ के ना दुआ भी मांग रहे हैं, तो अब ये देखिए, अच्छा अगर आप गवर्नर बन जाते हैं लेट्स सपोज, तो क्या आप दोस्तों को नहीं घुमाएंगे, नहीं सैर करवाएंगे? बताएं। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी तक तो मेरे माइंड में ये चीज आई ही नहीं है, जब गवर्नर बनेगा तो देखेंगे उसके बाद। ये हमारी आवाम, नहीं, बट बात फिर भी ये है कि अगर आपके अंदर शायद ज़मीर का इतनी सी भी रमक बाकी हो ना, तो आप जब आपको ये पता हो कि आपके मुल्क के आवाम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं, तो शायद फिर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। आई थिंक ये अभी हम लोग शायद उस पोस्ट पर नहीं है, या कभी वो लुत्फ उठाया नहीं है, वो सीट के कितने शशके हैं, तो फिर हम लोग अभी बैठकर ये बातें करते हैं। असल में इम्तिहान तब
होता है जब आप उस हॉट सीट पर बैठे अच्छा, होते हैं। बेशुमार लोग ऐसे हैं, बेशुमार लोग ऐसे रहे हैं जो इन अहम ओहदों पर आए हैं, लेकिन उन्होंने अवाम के पैसे को अमानत समझा है। शाहिद खाकान अब्बासी को देख लें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब को देख ये लें, हमारे बात चीफ इसका जस्टिस को देख ये लें, चीजें, ये उन्होंने ओहदे, ये चीजें, चीफ जस्टिस ने भी यही किया है। असल चीज ये है, जस्टिस बिल्कुल काजी फ़ाइज़ ईसा काजी ने। फ़ाइज़ ईसा साहब ने भी सादगी का कल्चर, जिन लोगों को ये रियलाइजेशन होती है ना कि आवाम की ये हालत है, हमारे मुल्क में खजाना खाली पड़ा है, तो उनके अंदर अगर रत्ती बराबर भी फिदा एहसास होगा तो वो ये चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग आते ही ये सोच के हैं कि हम गवर्नर बनेंगे या सीएम बनेंगे, सैर सपाटे करेंगे, फैमिलीज को एंजॉय करवाएंगे, तो उनके लिए तो बड़ी मामूल की चीज़ है। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, इजराइल और फ़लस्तीन का मामला चल तो रहा है और इसमें शिद्दत आ रही है, जितने बड़े पैमाने पर इजराइल ने बम्बार्डमेंट की है, मेरा ख्याल है कि ये जंग नहीं है, ये जीनोसाइड है फ़लस्तीनियन की, जो फ़लस्तीनी लोग हैं। क्योंकि जिस तरह आग और खून का, बारूद का जो वो किया गया है, ये जो एक खून का तूफ़ान बर्पा किया गया इजराइल की जानिब से, निहत्ते बच्चे, निहत्ती ख़वातीन, निहत्ते लोग उन पर हमले किए जा रहे हैं। अच्छा, इसकी जीनोसाइड तो हो रही है और ये जंग से बढ़कर चीज़ है, लेकिन दूसरी चीज़ जो इसके पैरेलल चल रही है वो एक नफ़रत में जो है ना इजाफा हुआ है। अब अमेरिका में ऐसे वाक़यात पेश आए हैं जहाँ पे एक शख्स है जिसने मुसलमान बच्ची पर हमला किया है। जी बिल्कुल ऐसा और है, बच्चे पर हमला किया है। 71 साल जो शख्स है, सुफैद फहम शख्स है, वो मुसलमान बच्चे के कत्ल करने के शुबे में इसको गिरफ्तार किया गया है। शिकागो में ये 6 साल बच्चा है जिस पर चाकू के वार किए गए हैं, 26 वार किए गए हैं। ये छोटा सा बच्चा, आप देखिए, ये शिकागो के अंदर एक अमेरिका जैसी रियासत जहाँ पर कहा जाता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वहाँ पर लोग खुद को महफूज करते हैं। आई मीन लुक एट दिस मैन, ओह माय गॉड, डिस्गस्टिंग। 71 साल ये शख्स है। इस शख्स ने एक छोटे से मासूम बच्चे से, या 6 साल के बच्चे से आप किस चीज़ का बदला ले रहे हैं? और वो इनके किराए के घर में रहते थे। ये मकान मालिक है जिसने ये हमला किया है और इसको नफ़रत अंगेज़ हमला करार दिया गया है। तो ये बेशुमार इसके अलावा भी वाक़यात पेश आए हैं जो इजरायली लोग हैं। ये अब छोटा बच्चा है और इस छोटे मासूम बच्चे पर 26 चाकू के वार किए गए हैं। इतनी अंधी नफ़रत, इतना मसलन नफ़रत के अंदर ये शख्स ने इतना बड़ा ये हमला किया है। अब ऐसे वाक़यात में आए रोज़ इजाफा हो रहा है। ये है जब जंग होती है, जब 9/11 के बाद भी इसी तरह हुआ था। कितने मुसलमान का सर्वाइवल ऐसे कंट्री में मुश्किल हो जाता है। आप ये देखिए कि जो कुछ भी हो रहा है, आपको ये नज़र नहीं आता कि इजराइल वाले किस तरह से बम्बार्डमेंट कर रहे हैं। आपने पूरे गज़ा पट्टी को तबाह करके रख दिया है, तहस नहस कर दिया है। मासूम बच्चों के साथ आप ये सब कुछ कर रहे हैं। क्या उनके बच्चे जानवर हैं क्या? बल्कि आप लोग तो जानवरों के राइट्स पर इतना बात करने वाले हैं, तो फिर क्या बेजान है वो लोग? उनमें जान नहीं है जो उन पर अच्छा, ये अटैक कर रहे हैं? वही वेस्ट है ना कि जो एक पत्ता भी टूटता है ना तो उसके भी इनको हुकूक याद आते हैं। अमेरिका में जिसका 9/11 का आपने जिक्र किया है ना, उसके बाद ग्वांतानामो बे, जो कि बदतरीन जेल जिनको कहा जाता है, जहाँ पे इंतहाई इंसानियत और मजालिम होते हैं, अबू गुरैब जेल, वहाँ पर बेशुमार मुसलमानों को इस जुर्म की पादाश में, क्योंकि चूँकि वो मुसलमान थे और 9/11 का इल्ज़ाम मुसलमानों पर था, उसामा बिन लादेन पर था, तो ये जुल्म सितम ढाए जाते हैं। अब अमेरिका में मुसलमान जो हैं वो बड़ी तादाद में अच्छा, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी। कहाँ पर है उसामा बिन लादेन? मतलब आपका एक बदतरीन, वो तो अलग डिबेट है, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखें ना, उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुसलमानों को फेस करना पड़े। अच्छा, जब इस शख्स को गिरफ्तार किया गया ना तो उसका प्रूफ भी था, उसके पेशानी में अभी देख रहे हैं कट मार्क्स, इसको खुद भी लगे हैं उसको मारते मारते बच्चे को। बच्चे ने चीखे मारते मारते अपने आप को बाथरूम में कहीं जाकर लॉक किया और फिर उसके बाद जाकर अपनी जान बचाई है। ये देखिए जी, ये सूरत और हाल इस है। बच्चे की माँ ने अपनी जान बचाने के लिए खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया और फिर जो वहाँ का हेल्पलाइन नंबर है 911, वहाँ पे फ़ोन करके इस तरह अपनी जान खुलासी हुई है, उनकी जान बचाई गई है। तो ये हैं आउटकम्स जो नफ़रत और तासुब का कारोबार रहे हैं, उसके असरात नज़र आ रहे हैं। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए। यही चीज़ें हैं कि जब एक जंग होती है तो उसके साथ बेशुमार चीज़ें, नफ़रत, तासुब, एक दुश्मनी जो है ना वो खुलकर सामने आती है और इसका अमली सबूत भी सामने है। खैर, आज है जी खुराक का आलमी दिन, जो कि 16 अक्टूबर को दुनिया भर में मनाया जाता है
और पाकिस्तान तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रई मुल्क है, और ज़रई मुल्क के होने के बावजूद भी हमने ना तो कभी जो रिज़र्व्स हैं हमारे, कि हमारी खुराक खुदा न ख्वास्ता अगर कोई हम पर बुरा वक्त आता है, खुश्क साली का टाइम आता है, तो हमने कितने महीनों के लिए इतनी आबादी के मुताबिक हमने खुराक के अपनी स्टोर करके रखी है, ऐसा तो कुछ नज़र नहीं आता। इस पे हम क्या ही कर सकते हैं। 2023 में जब मनाया गया है इस साल का, इस साल को डेडिकेट किया गया है वाटर, पानी के साथ, वाटर रिजर्व्स को बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, हमारे वाटर रिजर्व्स क्या है, आप ये बताइए। रिजर्व छोड़े, लोगों ने रिजर्व तो हमारे 3-3 महीने के रखे होते हैं कि अगर हमारे यहाँ वाटर का, आप बाहर की दुनिया में आप कभी भी टैप वाटर से अपनी गाड़ियाँ वॉश नहीं कर सकते हैं, सफाई नहीं कर सकते हैं। हमारे यहाँ जितना पानी का ज़या है, अच्छा हम उस मुल्क में हैं बलूचिस्तान में, आपको याद होगा बेशुमार जो हमारे पसमानदा इलाके हैं, वहाँ पर पानी की इतनी किल्लत है कि जानवर और इंसान एक ही तालाब से पानी पीते हैं, लेकिन हमें इसकी कोई, हमारी हुकूमतों की किसी की प्रायोरिटी का हिस्सा ही नहीं है। फ्लड आते हैं, पानी इतना आता है कि सैलाब आते हैं, हमारे लोगों की जानें गाँव के गाँव जो है ना मलिया मेट हो जाते हैं, सफाई हस्ती से मिट जाते हैं। कोई प्लानिंग होती है, डैम्स के ऊपर सियासत हमने करनी है, डैम्स के ऊपर हम लोगों ने सियासत करनी है अपनी। ये तो खर्चे वाले काम आप सब गिनवा रहे हैं, मैं आपको बगैर खर्चे वाले काम गिनवा देती हूँ। जब हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, जब मीठे पानी का चश्मा फूट रहा है, और वो पानी कहाँ जाके मिल रहा है, वो पानी होता होता एंड जाके ज़ाया होके वो दरिया में चला जाता है, समंदर में जाकर मिल जाता है, लेकिन हमने वो स्टोर नहीं करना। हमने तो उसको कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। ज़मीन के अंदर से नेचुरल पानी, प्योरीफाई पानी निकल रहा है, हम तो उसको स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर डैम बनाना, पानी को स्टोर करना, ये तो फिर बड़ी बात है। और पता है जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक आइंदा जो नेक्स्ट, अगर आप 1 सदी की बात करें, एक सेंचुरी के बाद जो पानी की ज़रूरत है वो 6000 गुना ज़्यादा होगी। दुनिया के जितने मुफक्करीन हैं जो इस हवाले से मौसमियाती तब्दीली के माहिरीन हैं, उनका ये कहना है कि अगली जो जंग होगी ना वो पानी पर होगी। अब हमारे अभी तो मुझे फ़लस्तीन पर होती नजर आ रही है। वो तो एक रीजनल इशू है ना, पूरी दुनिया की जो जंग की बात करें। अभी हाँ हमारे यहाँ आप अलमिया चेक करें, हमें पानी का कितना एहसास है। पूरी दुनिया में जब बारिशें होती हैं तो उनको स्टोर किया जाता है, उस पानी को काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। हमारे यहाँ पानी यही तबाही लेकर आता है, यही अब्रे रहमत, जिसको हम अब्रे रहमत कहते हैं, ये जहमत बन जाता है हमारे लिए, क्योंकि डैम्स नहीं हमने बनाए। भारत पे पानी छोड़ता है, भारत की जो आबी जारहियत है वो पानी छोड़ता है, उससे हमारा इतना नुकसान होता है, हमारी फसलों का नुकसान होता है, हमारे देहात, हमारे लोग कितने उस सैलाब में, अभी लास्ट ईयर जो सैलाब आया है 2022 का, तो हमारी यहाँ तरजीहात का ये हिस्सा ही नहीं है। हम तो अभी इससे ही बाहर नहीं निकले हैं कि किस हुकूमत ने आना है, इलेक्शंस होने हैं, नहीं होने हैं, कब होने हैं। तो ये पानी जो कि इंसानी जान और बका का मसला है, हम लोग इतने नॉन सीरियस हैं। अब देखें ना कि कहाँ पे डैम्स बन रहे हैं, हमें इस चीज़ की रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये कितना अहम और सेंसिटिव इशू है। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बात तो आपकी ठीक है, और आई होप सो कि अब जाकर हुकूमत, अब जाकर भी क्या, अभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। फिलहाल तो कुछ भी। अच्छा मुझे ये बताएं, चले ये पानी वाला मामला तो चलता ही रहता है, हम तो इस पे बात करते रहते हैं, आ भी नहीं रही है, आप मुझे ये बताएं काम हो भी नहीं रहा है। पैराग्लाइडिंग की है आपने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शौक है, कभी करने का इरादा है, या हाइट फोबिया है आपको? नहीं, हाइट फोबिया तो नहीं है, खैर इफ आई गेट अ चांस व्हाई नॉट, मतलब जरूर करना चाहिए। फोबिया नहीं है, कुछ लोग डरते हैं ना, वैसे डरते हैं कुछ। लाइफ एक्सपीरियंस आई थिंक मरना और वो तो एक बार हक चीज है, लेकिन जब भी मौका मिलना चाहिए, अच्छा, मेरी बहुत ख्वाहिश, फॉर द एक्साइटमेंट ये जरूर करना चाहिए है। स्काई डाइविंग का मुझे बड़ा क्रेज था, आई हैव ट्राइड दैट, लेकिन वो ये था कि कुछ हो नहीं सका, मुझे टिकट्स मिल नहीं सके उसके स्काई डाइविंग करने के लिए। अल्लाह करे इंशाल्लाह तो पैराग्लाइडिंग भी आई थिंक, और मेरी तो खुद ये बड़ी ख्वाहिश है। अच्छा, पैराग्लाइडिंग के हवाले से ही आपकी आज एक ऐसे ही नौजवान से मुलाकात करवा रहे हैं जिनका नाम गुलफान है, और उन्होंने पाकिस्तान से मोहब्बत का एक अनोखा अंदाज अपनाया है। 50,000 फुट की बुलंदी पर पाकिस्तानी परचम लहराकर गुलफान ने पैराग्लाइडिंग की। आप ये देखिए कि कितना मुश्किल होता है कि आपने हवा का दबाव भी बर्दाश्त करना है, आपके जॉइंट्स, आपकी पूरी बॉडी जो है वो अकड़ जाती है, और फिर भी आप जो है वो आपने अपनी जान बचाने के लिए आ रहा है। लेकिन क्या कमाल, आई मीन दैट कुड बी जस्ट अमेजिंग शो का कोई मोल नहीं है। और गुलफाम पैराग्लाइडर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुलफाम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। ये बताइएगा कि ये आइडिया आया कहाँ से? हर किसी का एक अपना इजहार मोहब्बत का अंदाज होता है, तो आपने 50,000 फीट की बुलंदी पर पाकिस्तानी परचम लहराया है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था आपका या इससे पहले भी ये प्रैक्टिस आप करते रहे?
सर देखें, मोहब्बत तो हर किसी को है पाकिस्तान से। तो बचपन में पहले हम पाकिस्तान में रैलियां निकालते थे, केक काटते थे। तो 2016 में भी मैंने शानदार रैली निकाली थी पाकिस्तान में, भावलपुर में। और मैं ऐसे दुबई चला गया। फिर मैंने सोचा कि एक मैं डिफरेंट काम करता हूँ जो दुनिया को भी पता लगे कि पाकिस्तान एक जिंदा दिल कौम है। मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं आया। अपने दोस्तों से मशवरा किया तो वो भी हंसने लग गए कि आप नहीं कर सकते, आपका काम नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने कुछ ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने शर्ट बनवाई पाकिस्तान की। शर्ट के ऊपर पाकिस्तान का फ्लैग वगैरह लगवाया। अभी पाकिस्तान का फ्लैग लिया मैंने, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जंप कर दिया। तो ये बताइए गुलफाम, ट्रेनिंग में कितना टाइम लगा, कितने आवर्स की थी या डेज पर थी ये ट्रेनिंग, और बाद फीलिंग क्या थी? मतलब 50,000 की फाइट से इस तरह से जंप करना, डर तो लगा होगा। बिल्कुल राइट। ट्रेनिंग वो आप पर डिपेंड करती है कि आप दिनों में कर सकते हैं, मंथली में कर सकते हैं। तो मैं तो उनको कह रहा था कि मैं कर सकता हूँ। इसमें दिल मुतमईन होना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। अच्छा, दिल तो मुतमईन होना चाहिए, लेकिन गुलफाम जिस तरह फ़र्ज़ करें मेरा अगर इरादा है पैराग्लाइडिंग करने का, तो इसके लिए बाकायदा कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोई क्लासेस लेनी पड़ती हैं, लर्निंग करनी पड़ती है, आप फर्स्ट वे में ही, आप पहली अटेम्प्ट में ही कामयाब हो जाते हैं? नहीं सर, इसके लिए क्लासिंग लेनी पड़ती है। बड़ी हाई क्लासिंग होती है इनकी। अच्छा। तो आपको 1 मंथ लग सकता है, 2 मंथ लग सकते हैं, 3 मंथ लग सकते हैं। तो मुझे भी कुछ ऐसे, यानी कि 1 मंथ के अंदर मैं ट्रेन हो गया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर मैंने उनको करके दिखाया कि पाकिस्तान फ्लैग के साथ मैंने जंप लगाया, बड़ा एंजॉय किया। पता लगा दूसरे जो आउट ऑफ कंट्रियाँ थी उन्हें पता लगा कि पाकिस्तान फ्लैग के साथ इसने जंप किया है। फिर वीडियो भी वायरल हुई बहुत। वो जाहिर है फिर पर लैंडिंग स्मूथ होनी चाहिए। आपने ज़मीन पर जब आना है वो बड़ी स्मूथ लैंडिंग होनी चाहिए। प्रॉपर लाइसेंस्ड लोग ही ये सब लोग करते हैं पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद। तो ये बताइए कि जब आपने जंप किया तो उस वक्त फीलिंग क्या थी, और इतना हवा का दबाव, प्रेशर, जो लोग इतने मतलब आपको सुन रहे हैं, किसी को अगर शौक है पैराग्लाइडिंग करने का, तो किन चीज़ों का आप बताएंगे कि एहतियात करनी चाहिए है, और हवा का जो प्रेशर है वो कितना तेज़ होता है? क्या एक नॉर्मल जान वाला बंदा ये बर्दाश्त कर सकता है प्रेशर? नहीं, बिल्कुल नहीं। कभी कभार ना तो हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, तो अकेला इंसान ही कर सकता। जैसे आप देख रही हैं मेरी वीडियो में कि डबल इंसान कर सकते हैं, उसमें वज़न बैलेंस रहता है। तो जो नॉर्मल इंसान है सबसे पहले ऐसे ना करे, ट्रेनिंग ले, इसकी ज़रूरत है ट्रेनिंग लेने की। ट्रेनिंग लेने के बाद फिर जाके आप स्काई ड्राइव करें। वो आपको सब ट्रिक बताएंगे कि कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी, सब कुछ वो आपको बताएंगे। तो आपने जो स्काई डाइविंग जब की है तो साथ में कोई था, आपका ट्रेनर था, या आपने खुद ही अकेले की है? पहले ट्रेनर था मेरे साथ, फिर जब मैं ट्रेन हो गया तो उसके बाद मैंने अकेले की है पाकिस्तान फ्लैग के साथ। आप देख भी रही हैं। तो आगे क्या प्लान है? आगे भी मज़ीद, बल्कि अब तो खुद आपको समझ आ गई है कि किस तरह से लैंडिंग करनी है, तो आपको तो खुद लोगों को अब सिखाना चाहिए। बिल्कुल राइट। मैं चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान में ओपन हो। मैं बड़े न्यूज़ों में भी मैंने ये बात करी है, ठीक है, कि पाकिस्तान की हुकूमत सपोर्ट करे। मैं बहुत चलें गुलफाम, आपने कह दिया इंशाल्लाह ओपन हो जाएगी। बहुत शुक्रिया गुलफाम आपका। अच्छा, मैं ये समझ रहा था कि कैसे ही आपने बट डाइव करनी है, कुछ आपने थोड़ा सा टिप्स लेनी है, बट ये तो एक आर्ट है, ये तो एक आर्ट है पूरा, और इसको करने के लिए आपको बड़ा, जहाँ पर आपको क्लासेस लेनी है, फिर कमज़ोर दिल लोग जिस तरह गुलफाम ने बताया, या जिनको सांस का मसला है, तो उनके लिए भी ये आपसे वो पहले साइन सिग्नेचर करवा लेते हैं। अगर आपको कुछ होगा तो वो लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। प्लस ना सिर्फ कमज़ोर दिल वाले, कमज़ोर जान वाले भी नहीं कर सकते। आपकी बॉडी ने वो प्रेशर को, आप तो घूमते फिरते रहेंगे, लेकिन आई थिंक सिक्योर यही है कि आपके साथ कोई लाइसेंस्ड बैक पे कोई हो। हॉबी इनफ नहीं है, शौक इनफ नहीं है, इसके तकाजे जो हैं वो भी पूरे करने होंगे अगर आप इससे करना चाहते हैं। और जिनको शौक होता है वो उसके लिए मेहनत भी कर लेते हैं, क्लासेस भी ले लेते हैं, लेकिन फिर भी आई थिंक सेफ साइड पे यही रहता है कि आपका जो भी ट्रेनर है, जो लाइसेंस्ड होते हैं, जो कि पता नहीं कितनी बार लैंडिंग करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा पैराशूट भी होता है। अगर एक कहीं टैंगल हो जाए तो दूसरा तो होता है इमरजेंसी में। तो आई थिंक वो सिक्योर वे में आपको किसी ना किसी को साथ जरूर, लेकिन ये मेरा ख्याल है एक दफ़ा जिंदगी में करनी चाहिए। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होता है। आप बुढ़ापे में स्टोरीज बता सकते हैं कि भाई हमने ये भी किया था, हमने ये भी किया, लेकिन काम ये जवानी में करने का है। काम ये जवानी में, बुढ़ापे में स्टोरीज बता सकते हैं, स्टोरीज बता सकते हैं, वो क्या होगा तो करेंगे ना। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं।
अंगूर की, ग्रेप्स की ज़रा हम बात कर लेते हैं। जी, आजकल तो सीज़न भी है ग्रेप्स का और बड़े मज़े मज़े के मीठे मीठे से अंगूर आपको पता है मार्केट में नज़र भी आते हैं। लेकिन सिंगापुर के अंदर एक रिसर्च की गई है सिंगापुर यूनिवर्सिटी की जानिब से, रिसर्च बड़ी मज़े की है। अच्छा जी, फल तो इतना मज़ेदार है ये, और आपको पता है कि अभी तो आम आप बाहर निकले हर जगह पर आपको ये ना मीठे मीठे खट्टे मीठे से अंगूर नज़र आएंगे। उस रिसर्च में ये किया गया कि 2 ग्रुप्स बनाए गए। 12 हफ्तों तक एक ग्रुप को जो लोग थे उसमें उनको अंगूर खिलाए गए सुबह ब्रेकफास्ट में, और जो बाकी लोग थे उनको दूसरे ग्रुप को ब्रेकफास्ट में अंगूर नहीं खिलाए गए। 16 हफ्तों के बाद जब उनका टेस्ट किया गया तो इतना इंटरेस्टिंग और इतना हैरान कुन रिजल्ट आया। उससे पता ये चला है कि वो तमाम लोग जो कि सुबह ब्रेकफास्ट में ग्रेप्स लेते थे उनको सुबह उनकी तबीयत ही खराब हो गई थी। उनकी आंखों की जो आईसाइट है, जो बिनाई है, वो बहुत बेहतर हो गई थी, शार्प हो गई थी। अच्छा, एक तो ये तबीयत खराब हो गई। रिसर्च की आपने बात की ना, ये तो बहुत अच्छी है। अच्छा, जिस ग्रुप ने अंगूर खाए, मेरा ख्याल है उनका ना जरा शुगर लेवल भी चेक करना चाहिए था, क्योंकि जो डायबिटिक होते हैं, डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनको कहा जाता है मीठे से थोड़ा सा अवॉइड करें। लेकिन रिसर्च में एक चीज साबित हुई है, आप ये देखिए ये नेचुरल स्वीट है, उसमें भी डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा ज़रा बनाना एंड ग्रेप्स, हाँ ये थोड़ा बट फिर भी एक चीज तो इस रिसर्च से साबित हुई है कि बिनाई जिनकी आंखों की कमजोर है तो उनको अंगूर जो है ना लाजमी खाना। हाँ, अब ज्यादा ना खाएं, आप थोड़े ले लें ब्रेकफास्ट में, लेकिन अब जब कंटिन्यूटी से लेंगे ना तो उसके रिजल्ट्स आपको आएंगे। उन्होंने भी एक कप में उनको दिए थे, वो 1 कप ग्रेप्स का जो था वो खाते थे, और उसके बाद आफ्टर 16 वीक मतलब डेली वैसे भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, तो आपको लिमिट के अंदर रह के खानी चाहिए, वो आपकी एक मॉडरेट वैल्यू में खाएं आप। एग्जैक्टली, तो ये बड़ी, लेकिन जितनी उनकी कीमतें हाई है ना अंगूर की, तो ये मॉडरेट फॉर्म में नहीं, ये कोई कंटिन्यूटी में कोई भी नहीं खा सकता, वो ऑटोमेटिकली मॉडरेट फॉर्म आ जाती है। 350 रुपए तक किलो जो आम मिल रहा है, आप पोश एरियाज में चले जाएं। आम तो खत्म हो गया, आम तो नहीं, आम तो अभी खत्म हुआ है। मैं कह रही थी आम तो अभी आने वाला है। 350-400 किलो पे मैं आपको बता रही हूँ कि इसकी प्राइस वैल्यू जो है वो 350 तक मिल रही है, लेकिन अगर आप किसी अच्छे एरिया में चले जाएं, वहाँ पर अंगूर कितने का मिल रहा है? अच्छा, मुझे ये नहीं पता, लेकिन 600, लेकिन सेहत से, इंसानी जान से बढ़कर कोई चीज़ ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अपनी जान पर, सेहत पर फोकस करने के लिए ज़रूरी है कि आप इन फलों का जो है ना, जो भी मौसमी फल है, ब्रेक के बाद व्यूअर्स स्टे विद अस। जनाब, हमने पहले भी आपको बताया कि आज खुराक का आलमी दिन है, लेकिन खुराक के आलमी दिन पर हमारी जो ख़वातीन हैं इनकी खुराक पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती, और स्पेशली जब प्रेगनेंसी होती है तो तब तो ज़बरदस्ती वो आइटम्स कभी खिलाई जाती हैं, कोई देसी घी मुंह में इतना डाला जाता है कि जिससे वोमिटिंग आपको पता है इतनी ज़्यादा होने लग जाती है। पहले ऐसा होता था, ये प्रैक्टिस ही नहीं रही, अब तो नहीं है, अब तो बिल्कुल भी जो है, वैसे भी जितनी पॉवर्टी हो चुकी है और हम जिस तरह से गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, उसमें एक प्रेग्नेंट वुमेन को एक अच्छी खुराक देना जिसमें मीट भी हो, जिसमें न्यूट्रिशंस भी हो, जिसमें फ्रेश फ्रूट्स भी हों, जिसमें जूसेस भी हों, जो कि हकदार है ये बच्चा जो कि दुनिया में आने वाला है, वो तो अब रही नहीं है। कोई डिज़र्व कर, मतलब अफोर्ड कर ही नहीं सकता कि आपने 9 महीने तक एक खातून को एक अच्छी खुराक आपने देनी है। एलीट क्लास की हम बात नहीं कर रहे, हम तो नॉर्मल जो तबका है उसकी बात कर रहे हैं। नॉर्मल तबके, अगर एलीट की भी बात करें तो वहाँ पे भी अब जो खवातीन हैं, फीमेल्स हैं, शायद हम लोग वैसे ही बहुत केयरलेस हो चुके हैं। जंक फूड हमारी लाइफ का हिस्सा बन चुके हैं, उनके बगैर हम रह नहीं सकते। अच्छा, आपको पता है कि पहले प्रेगनेंसी इतनी ज़्यादा पेचीदा या इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी नहीं, अब तो कॉम्प्लिकेशंस इतनी आई हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि शायद अब हमारे अंदर जो इम्यूनिटी पावर है खवातीन के अंदर वो रही नहीं है, जिसकी वजह से आए रोज कॉम्प्लिकेशंस का फेस करना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस बेशुमार ऐसी होती हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। आज के आलमी योम खुराक पर हमने सोचा कि ऐसा सेगमेंट रखा जाए और जो हमारे व्यूअर्स, जो खासतौर पर स्पेशली खवातीन हैं जो हमें देख रही हैं, ताकि उनकी डाइट के हवाले से कुछ ख्याल किया जा सके, क्योंकि इसका ताल्लुक आपके आने वाले बच्चे से भी होता है। आपकी हेल्थ अगर ख़राब होगी, आपको अगर हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो फिर इसका इफेक्ट जो है आपके बच्चों पर भी आएगा। तो मेरा ख्याल है कि इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर पर प्रेगनेंसी की जिसकी आपने बात की है। तो आजकल वैसे ही आप देखते हैं कि मिसकैरेजेस बहुत ज़्यादा है, वजूहात क्या है, कॉम्प्लिकेशंस की आखिर वजह क्या है। डॉक्टर अरीबा साकिब जो कि गायनेकोलॉजिस्ट हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। क्विकली मैं आपसे अगर बात करूं तो इतनी कॉम्प्लिकेशंस आजकल के टाइम पे आखिर वजह क्या है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो जैसे आप
कह रहे थे कि सबसे पहले देखिए हमारा डाइट और हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल बहुत खराब हो गया। एक जमाना होता था कि खवातीन मर्द सब एक्सरसाइज करते थे, नेचुरली काम ही ऐसे होते थे कि एक्सरसाइज हो जाती थी। साइकिल्स चलाते थे, खवातीन घर के सारे काम करती थी, ऊपर नीचे दौड़ती थी, बाय डिफॉल्ट उनकी एक्सरसाइज हो जाती थी। अब हमारे घरों में क्या हो रहा है, जनरली चले अगर हम शहरों की बात करें, हम अगर गांव को छोड़ के अगर हम शहरों की बात करें तो जनरली मर्दों के पास अगर हम लोअर क्लास की बात करें तो मोटर बाइक्स हैं, अगर अपर क्लास की बात करें तो गाड़ियां हैं। खवातीन के पास हाउस हेल्प अवेलेबल है, कोई भी हिल के उठ के काम नहीं करता। और फिर वो मशीन ऐसी आ गई हैं कि आपकी वो जो मैनुअल काम बहुत कम हो गया है। बिल्कुल ऐसा ही है, जिसकी वजह से हमें नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि हमारी बॉडी अल्लाह मियां ने बैठने के लिए या लेटने के लिए, आराम के लिए नहीं बनाई थी। हमारी बॉडी का मकसद ही ये है कि हम चलते फिरते रहें। जैसे वेस्ट में उन्होंने क्या किया है, अमेरिका के कुछ ऑफिस में उन्होंने मेजें ऊपर कर दी हैं और चेयर्स हटा दी हैं कि सब खड़े होकर लैपटॉप्स पे काम करें और कंप्यूटर्स पे काम करें। पॉइंट बीइंग, क्योंकि वो चाहते हैं कि जिस तरह हमें बनाया गया है, फिजियोलॉजिकली जिस तरह परवरदिगार ने हमें बनाया उसी तरह हम रहें, ज्यादा चलें फिरें और कम बैठें, पर हमने ऑपोजिट कर लिया। सो बाय डिफॉल्ट कॉम्प्लिकेशंस बॉडी की ओवरऑल बढ़ गई हैं, हम लोग की ओवरऑल हेल्थ नीचे गई है। लेकिन लेटने में और बैठने में क्या मजा आता है डॉक्टर साहिबा, आप यही मजा जो हमें आज इस स्टेज पर लेकर क्या रेस्टिंग मोड पे जब आप होते हैं, नैप टाइम में क्या मजा आता है। बिल्कुल सही कह रही है दीदी, बिल्कुल करें, हमें करना चाहिए, लेकिन हमें फिर अपने आप को मोटिवेट करके थोड़ा सा हिलना भी चाहिए। हाँ। एक्सरसाइज करनी चाहिए। देखिए यंग बच्चे बच्चियों की एक जमाने में कभी भी सेहतें खराब नहीं होती थी, अब हार्डली आपको कोई यंगस्टर मिलता है जिसकी सेहत अच्छी होती है। ओबेसिटी होती है क्योंकि जंक खा रहे हैं बच्चे, लेट नाइट मील्स हो रही हैं, ये जो हमारे बच्चे आजकल ये राइडर्स के थ्रू खाना मंगवा लेते हैं, होम डिलीवरी करवा लेते हैं, तो ये अच्छा हमारे यहाँ पर ना एक्सरसाइज क्या है, उठ के बेड से उठ के वॉशरूम तक जाना एक्सरसाइज हो गया, यहाँ पे खाना चबाना एक्सरसाइज हो गया। अच्छा जो प्रेग्नेंट हो जाती हैं खातून, फिर वो सारे काम काज छोड़ के बैठ जाती हैं कि कॉम्प्लिकेशंस है, और फिर ऐसा होता भी है अगर वो कोई थोड़ा सा भी काम करें तो जो है वो मिसकैरेज हो जाता है और बाद में कहा जाता है कि काम करने की वजह से ऐसा हो गया। अच्छा ऐसा है कि ये तो सबसे बड़ी मिथ है दुनिया की। मैं आपको एक बताती हूँ कि मैं यूके गई हुई थी, तो मैं अपनी फ्रेंड को विजिट कर रही थी, तो पता क्या चला कि वो सुबह से हॉस्पिटल में थी कि उनकी जरा कॉम्प्लिकेशंस हो गई, थोड़ी सी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही थी, और वो उसी तरह घर वापस आ गई और वो हमारी खिदमत कर रही थी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप अभी हॉस्पिटल से आई हैं, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो आप क्यों काम कर रही हैं? तो उन्होंने कहा भाई बेड रेस्ट तो यहाँ पे कभी कोई कह नहीं सकता, और कह सकता भी नहीं है उस तरह कि यहाँ पे कौन से हमारे पास मुलाजमीन है। हमने तो अपने बच्चों को, अपने मियाँ को या अपने घर को खुद ही देखना है ना। और टेक्निकली अगर हम किताबें भी देखें तो हमारी किसी किताब में ये नहीं लिखा अनलेस के वाकई कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन है जो हमें लग रहा है कि मूवमेंट से बिगड़ सकती है, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। अदर देन दैट हम नहीं मना करते चलने फिरने से, ये काफी हद तक पेशेंट्स खुद ही अपने ऊपर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं किसी भी डॉक्टर के कहे बगैर। सो और हमें आके बताते हैं फखर से कि हमने तो नीचे कदम नहीं रखा, जिसपे मैं उनको अक्सर डांट देती हूँ कि देखो चलो फिरो, किसने कहा बेड पे जाके लेट जाओ। और डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने अगर आपकी ज़िंदगी दी है, आपको सेहत से नवाजा है, तो उसका हक बजा लाने का तकाजा भी यही है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीबा आपके वक्त का। अल्लाह ताला के साथ हम अपनी क्लोजिंग करेंगे। अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो अपनी सेहत का ख्याल रखें। जंक फूड, ये सारी चीज़ें जिनका डॉक्टर साहबा जिक्र कर रही थी, उनसे कम से कम हमें अवॉइड करना चाहिए। आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।